अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है केमिकल एनर्जेटिक्स केमिस्ट्री का। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। मैं आप सबको बताते चलूँ कि मैं केमिस्ट्री को भी नोट्स के साथ साथ करवा रही हूँ ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। तो इस चैप्टर का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर ये होती क्या चीज़। एनर्जेटिक्स भी हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है जो क्या डील करती है, मतलब हमें क्या एक्सप्लेन करती है, ये हमें बताती है प्रॉपर्टीज ऑफ हीट के बारे में, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी के बारे में कि एनर्जी कब इवोल्व होती है, कब एब्जॉर्ब होती है, किन किन प्रोसेस में एनर्जी चेंज होती है, ये हमें बताती है एनर्जेटिक्स। जैसे हमारे पास कई तरह की एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक, ये सारी मैकेनिकल के अंदर ही आ जाती है। और सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारी एनर्जेटिक्स हमें बता देती है कि कौन सी एनर्जी किस वक्त किस फेनोमेना में, किस फिजिकल या केमिकल चेंज में कैसे कन्वर्ट होती है। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा ट्रॉमा ही दिया था। तो इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो है कि यहाँ पे हम हीट के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी कब अब्जॉर्ब होती है, हीट कब रिलीज हो रही है। तो सब में पहले जो लिखा हुआ है वो थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स तो एक बहुत बड़ी ब्रांच है, तो हम लोग फिलहाल वही डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास साइंस की भी एक ब्रांच है जो हमें क्या बताती है, वो हमें एक्सप्लेन करती है हीट और उस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, ये बताती है। इट हैज़ वेस्ट एप्लीकेशंस इन केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड थ्रू आउट फिजिक्स। और हम इसके बारे में पढ़ते हैं इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी ब्रांच है तो ये हर शोबे में ही आ जाती है। थर्मोडायनामिक्स को आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि हमारे पास एक हॉट चीज़ है। तो हॉट जो चीज़ है वो ज़्यादा गर्म है, तो फिर क्या होंगे, उसको जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोल्ड की तरफ आएंगे और कोल्ड भी ऐसा ऐसा क्या होने लग जाएगा, हॉट होने लग जाएगा। तो अब ऐसा क्यों होता है, गर्म तो सिर्फ हम इस चीज़ को कर रहे हैं ना, तो फिर इस बॉडी को हम जब हॉट हीट दे रहे हैं तो फिर ये गर्म हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। अब इसकी अहम वजह ये है कि जो इसके एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो गई है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, ये दूसरी बॉडी की तरफ जा रहे हैं, कोल्ड बॉडी की तरफ जा रहे हैं उसे हॉट करने। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स जो हमें बता रही है कि ये हम इसको हीट दे रहे हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी के ज़रिए कहाँ जा रही है, कोल्ड की तरफ जा रही है। तो ये था एक रिलेशनशिप हीट और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान। उम्मीद करती हूँ आसानी से समझ में आ गया होगा थर्मोडायनेमिक्स आपको, कि ये हमें एक्सप्लेन करता है हीट और दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के दरमियान रिलेशन। बगैर वक्त ज़ाया किए आगे चलते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री इज़ वन एरिया ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ी ब्रांच है तो उसकी जो सब ब्रांच है, मतलब छोटी सी जो थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मो हम कहते हैं मतलब अब जो हीट होगी या हीट रिएक्शन होगा केमिस्ट्री के अंदर हम वो पढ़ेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री इज़ वन एरिया ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज। यानी कि थर्मोकेमिस्ट्री जो थर्मोडायनेमिक्स की एक ब्रांच है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हीट एनर्जी की जो क्वांटिटी, मतलब हीट की जो मिकदार है वो कितनी एब्जॉर्ब हुई है और कितनी ही इवोल्व हुई है, चाहे हम फिजिकल या केमिकल चेंज कुछ भी हो। अब आप इसकी एग्जांपल फिजिकल भी ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपकी मम्मा आपको आवाज़ दे रही होती है, बेटा चाय पी लो, बेटी चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी, या शरबत पी लो गर्म हो जाएगा। तो अब ऐसा क्यों, एक ही उसमें एक चीज़ ठंडी हो रही है और दूसरी गर्म हो रही है, ऐसा क्यों। ये उनकी फाइनल और इनिशियल हालत में मतलब डिपेंड करता है कि वो पहले कैसे थे और अब कैसे। जैसे शरबत पहले ठंडा होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, सराउंडिंग से हीट अपने अंदर ले रहा होता है। जबकि चाय जो पहले से गर्म होती है, यानी कि उसकी जो इनिशियल स्टेज होती है वो हॉट होती है, गर्म होती है, फिर वो ठंडी क्यों हो जाती है, क्योंकि वो अपनी जो हीट होता है वो सराउंडिंग में भेज रहा होता है, सिस्टम सराउंडिंग से बाहर भेज रही होती है। या फिर एक आइसक्रीम जब आप बाहर पिघल जाती है तो फिर आप लोग कहते हैं कि क्या, कि गर्मी ज़्यादा, तो आप लोगों को ऐसे पता चल जाता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनर्जेटिक्स। इसको एनर्जेटिक्स भी कह सकते हैं, केमिकल एनर्जेटिक्स, एंड इज लार्जली बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि क्या करती है, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पर डिपेंड करती है। अब इसका जो स्पेशल केस है ना वो हेसिस लॉ है। हेसिस लॉ हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। ये एक पावरफुल टूल है जो हमें बता सकता, जो हमें हीट ऑब्जर्व और इवॉल्व होने का मदद देता है। अब थर्मोडायनेमिक्स ना हमें मदद देता है, हमें बताता है कि ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होता है जो खुद ब खुद ही होता है। जैसे पानी ऊपर से नीचे खुद आता है तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया। अगर पानी को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यानी कि हमें कोई मोटर लगानी होगी, उसे पावर देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, पोटेंशियल देना पड़ेगा ताकि वो ऊपर की तरफ जाए। तो इसको हम अब नोट से देखेंगे।
Thermodynamics is the science of the relationship between heat and other forms of energy. It has vast applications in chemistry, engineering, and throughout thermochemistry. Thermochemistry is one area of thermodynamics that is concerned with the study of the quantity of heat energy absorbed or evolved during physical or chemical change. That is why it is also called energetics and is largely based on first law of thermodynamics यानी कि Hess's law जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्पेशल केस है। बिना वक्त ज़ाया किए आगे चलते हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आगे है हमारे पास इंथैल्पी चेंज। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंथैल्पी होती क्या है। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स हीट कंटेंट और इंथैल्पी डिनोटेड बाय एच। इंथैल्पी को हम ऐसे डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हीट का दूसरा नेम हम इंथैल्पी भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसने पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का ही नाम लिया। पोटेंशियल मतलब मिसाल के तौर पर एक टीचर जब बच्चे से कहता है कि इस बच्चे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हालांकि वो बैठा हुआ कोई काम नहीं कर रहा, उसका मतलब ये नहीं कि वो बैठा हुआ है या काम नहीं कर रहा है इसलिए उसे कहना है, मतलब जब वो काम करेगा तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब आप इसे कह सकते हैं काम करने की सलाहियत ज़्यादा है। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब किसी चीज़ का मूव करना है, इसके अंदर तमाम मूविंग ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। अब आपने अर्थ पे देखा होगा हर चीज़ आपको घूमती हुई तो नज़र नहीं आती, मतलब कोई भी चीज़ आपको ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में हर चीज़ ही भाग रही है, दौड़ रही है, चल रही है, मूव कर रही है, ऐसा नहीं होता। पोटेंशियल भी होता है, मतलब कुछ लोग रुके भी होते हैं। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया। अच्छा आगे ये हम हो गया इंथैल्पी। अब हम देखेंगे इंथैल्पी चेंज क्या होती है। मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब की है, कितनी रिलीज़ की है। तो मतलब जब तक हमें उसका चेंज मालूम नहीं होगा ना, जब तक हमें डिफरेंस मालूम नहीं होगा, जब तक हम कुछ नहीं मालूम हो सकता। तो इंथैल्पी चेंज इज़ अ नेट एनर्जी विच इज़ ईदर इवॉल्व और अब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब मिसाल के तौर पे आपके लोग ये ले लें कि आपके पास से 100 रुपये, आपने 20 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपये बचेंगे। अब आपने उसका डिफरेंस निकाला तो आपको पता चला ना, तो ये इसी चीज़ का नाम है इंथैल्पी चेंज। इसको मैथमेटिकली देखते तो डेल एच हमारे पास हीट, डेल एच हम किसको ज़ाहिर करते हैं, इंथैल्पी चेंज को। हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट एच पी माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट एच आर। अब हमारे पास इसके टू केसेस हैं, एक तो है एंडोथर्मिक और एक है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चाय और शरबत के बारे में बताया था, ये वही है। तो शुरू करते हैं। वो कहता है, वो यहाँ पे कह रहा है कि एच पी यानी कि हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेसर देन हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। सच रिएक्शंस इन्वॉल्व अ lowering ऑफ एंथैल्पी एंड ऑलवेज टेक प्लेस विद द evolution of heat which is equal to hp minus h1 and del h carries negative sign। यानी कि जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो उसकी इंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी। जहाँ पे भी आपको नेगेटिव वैल्यू दिखे ना इंथैल्पी चेंज की, आप फ़ौरन समझ जाना कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस की डिफाइन देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ फिजिकल चेंज इन विच हीट इज इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। क्या होता है, सिस्टम से हीट बाहर जा रही होती है सराउंडिंग की तरफ, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि आपकी मम्मा आवाज़ देती होती कि बेटा चाय पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी। तो वो क्यों होती है, क्योंकि पहले चाय गर्म होती है, फिर उसकी जो हीट होती है ना सिस्टम्स की, जो मतलब उसके अंदर जो हीट होती है वो बाहर की तरफ निकल रही होती है सराउंडिंग में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आगे वो कहता है कि हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज लार्जर देन, मतलब या ग्रेटर देन हीट कंटेंट ऑफ reactant. Such reactions involve an increase in enthalpy and always take place by the absorption of heat। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो सिस्टम है मतलब जो कप के अंदर जो हीट थी वो अब्जॉर्ब करेगा विच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच वन एंड डेल एच कैरीज पॉजिटिव साइन। जहाँ पे भी आपको इंथैल्पी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव नजर आए वहाँ पे आप समझ रहे हैं वहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। तो a chemical reaction or a physical change in which heat is absorbed by a system from surrounding is known as endothermic process। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी शरबत वाले की, शरबत पहले ठंडा होता है फिर गर्म हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि जो सिस्टम होता है ना वो बाहर से हीट अपने अंदर ले रहा होता है, इस वजह से हमारा जो शरबत होता है वो ठंडा हो जाता है। तो ये था एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं। हमें यहाँ पर थोड़ी सी एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप लोग एग्जाम्पल लिखते हैं तो उससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा वो पड़ता है इंप्रेशन। तो अब हम इसको नोट से देखेंगे। नोट से देखने में ये हो जाता है कि आप लोगों को एग्जांपल पता चल जाती हैं, थोड़े थोड़े से मेन पॉइंट जैसे होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ज़्यादातर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होते वो एंडोथर्मिक में होते हैं। अब आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। मतलब अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे भी एग्जांपल लिखी हुई है। अब देखें यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो प्लस में 180 किलो जूल पर मोल, ये है एंडोथर्मिक। यहाँ पर नेगेटिव में मतलब -3939.7 किलो जूल पर मोल, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पर इसकी डायग्राम है, इंथैल्पी डायग्राम ऑफ एक्सोथर्मिक। यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है गाइस, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये भी हमसे आ सकता है कि NH4Cl हमारे पास कौन सा रिएक्शन, तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है।
तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन कोल्ड पैक्स और इन आइस पैक्स टू ट्रीट इंटरनल इंजरीज। तो जब किसी के चोट लग जाती है अंदरूनी तौर पे, तो हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे ना कि थैले में बर्फ़ होती है, फिर हम सर पे रख लेते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है। व्हेन द पैक इज needed, water and NH4Cl crystal mix and energy is absorbed from the surroundings, producing a cooling sensation। तो क्या होता है, ये बाहर से क्या करते हैं, सराउंडिंग से ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या फील हो रही होती है, कूलिंग फील हो रही होती है, हमें राहत मिल रही होती है। तो ये था बॉक्स। आगे हम देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जिसे हम कह सकते हैं। यानी वो एनर्जी जो उसे रिएक्टर मॉलिक्यूल को दरकार हो क्या करने के लिए, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, उस एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो शुरू करते हैं इसको भी। तो शुरुआत में ये लिखा हुआ है कि ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन द रिएक्टर मॉलिक्यूल बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। वो कहता है कि केमिकल रिएक्शन जो बॉन्ड को तोड़ते हैं रिएक्टर मॉलिक्यूल दोबारा बनाने के लिए, यानी कि बॉन्ड को तोड़ा जाता है, पहले न्यू बनाने के लिए उसे तोड़ा जाता है। दिस कैन बी अचीव्ड, मतलब ये हासिल किया जा सकता है इफ द रिएक्टर मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम एन एनर्जी बैरियर। वो कहता है कि इसको जब भी हम हासिल कर सकते हैं जब रिएक्टर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी के साथ क्या करें, एनर्जी बैरियर को तोड़ दें। तो वो एनर्जी जो दरकार होती है एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो शुरू करते हैं। दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the reactor molecule just to cross that energy barrier is called energy of activation denoted by EA। तो यहाँ पर तो बस ये थोड़ा सा था। अब यहाँ पर मैं उसने प्रोफाइल डायग्राम दिखा रखी है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। जहाँ जहाँ ये ग्राफ बना रखे ना, डायग्राम इसने बना रखी, वो आप बनाया करते तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको पता चलता है भी पढ़ने वाला बच्चा है। अब इसको देखेंगे हम लोग नोट से। इसमें सिर्फ इतनी सी ही बात सीखी थी, यानी वो एनर्जी जो दरकार होती है रिएक्टर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, उस एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात सीखी हुई कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टर मॉलिक्यूल जस्ट टू क्रॉस दैट एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिनोटेड बाय EA। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एंडोथर्मिक। तो ऐसे ग्राफ आप लोगों ने ज़रूर बनाने हैं, इससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ बाकी रह जाए तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो आप लोग अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। अगर कभी भी कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर वाकई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। इसे मुझे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी था। इसमें कोई नई बात नहीं थी, सारी वो शरबत और चाय की बातें ही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छे बच्चों की तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।